बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी। आज किसान प्रश्न मंच की टीम पहुंची है भरतपुर। आपको बता दें ये कारवा भरतपुर पहुंचा है और सरसों अनुसंधान केंद्र में आज हम पहुंचे हैं। तमाम किसान हमारे साथ यहां मौजूद हैं। सवाल जवाब के सिलसिले को लगातार आगे बढ़ाते हुए टीम लगातार यहां पहुंची है और जिस तरह से चर्चा लगातार चल रही है, लेकिन आज फसलों के बारे में और इससे जुड़े तमाम सवालों के बारे में जवाब देंगे हमारे किसान भाई। विशेषज्ञ भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले विशेषज्ञों का परिचय करा देते हैं। नमस्ते किसान भाइयों, मैं डॉक्टर रामस्वरूप जाट, प्रधान वैज्ञानिक सरसों अनुसंधान केंद्र निदेशालय भरतपुर। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार, प्रधान वैज्ञानिक सरसों अनुसंधान निदेशालय से हूँ। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर मुरलीधर मीणा, वरिष्ठ वैज्ञानिक सरसों अनुसंधान निदेशालय। तो तमाम विशेषज्ञों का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और हमारे साथ लगातार आप भी यहां बने हुए हैं, इसलिए आप अपने लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। किसान भाइयों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। तो किसान प्रश्न मंच लगातार सवाल पूछ रहा है और जवाब दे रहे हैं किसान, और इसलिए आज भरतपुर में हम मौजूद हैं। हमारा कारवा भरतपुर में मौजूद है, इसलिए सवालों की शुरुआत करेंगे और सवाल आज पूछेंगे आपसे सरसों के बारे में। जी हां, तो सरसों से जुड़ा हुआ सबसे पहला सवाल आप लोगों के लिए, और सवाल है सरसों बोते समय कौन से खाद डाले जाते हैं। यह सवाल है आप लोगों के लिए, जवाब आपको देना है और जो जवाब देगा उसको यहां सम्मान दिया जाएगा। तो किस किस को इसका सही जवाब पता है, हाथ उठा लीजिए और उसके बाद आपके पास पहुंचेंगे और सीधा आपसे इसका जवाब जानेंगे। जल्दी खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मैं जितेंद्र, तहसील नदवई, गांव करई से हूं। यूरिया डालते हैं 180 किलो, एसएसपी 250 केजी और 50 केजी पोटास। तो देखिए, और भी किसानों ने यहां हाथ उठाया था, उनके पास भी आएंगे और उनसे भी इसका जवाब जानना चाहेंगे। किसने हाथ उठाया था? जल्दी से खड़े हो जाइए, अपना नाम बताइए। मैं बीरेश बगौर, प्रोग्रेसिव फार्मर्स हूँ, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट सेवर ब्लॉक और गांव टाणा से हूँ। और हमारे यहाँ जो मेजर क्रॉप है वो मस्टर्ड है, और उसमें हम लोग 2 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से एसएसपी और 180 केजी 2 बार में 90 केजी के हिसाब से हम यूरिया का उपयोग करते हैं, और 50 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम पोटास का प्रयोग करते हैं। और एसएसपी हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसमें सल्फर होती है, और सल्फर से तेल में जो ऑयल कंटेंट होती है वो अच्छी आती है, और इसके साथ साथ में सर्दी से भी सरसों को सल्फर बचाती है। ठीक है, बैठिए। और भी किसान भाई, आपने भी हाथ उठाया था, जल्दी से खड़े हो जाइए, नाम बताइए। मेरा नाम नानक चंद है, जी। मैं सेवर पंचायत समिति से हूँ, महुआ गाँव हूँ जी। इसमें 180 किलो के हिसाब से डाला जाता है, और 90 किलो ये 2 बार में डाला जाता है खाद। एक बार में 90 और फिर उसकी जुताई बुवाई हो जाती है, फिर 90 उसके बाद वो पोटास भी डाला जाता है। यही। तो देखिए, और भी किसान भाई जिन्होंने हाथ उठाया था, क्या कोई और भी जवाब देना चाहता है? क्योंकि जिस तरह से सवाल किया गया, अगर इसका जवाब आप सही तरीके से देते हैं या सटीक देते हैं तो फिर हमारे विशेषज्ञ ये तय करेंगे कि किसको यहां कब दिया जाए, किसको यहां सम्मान दिया जाए। लेकिन 3 लोगों ने इसका जवाब दिया है। अगर और भी कोई हाथ उठाना चाहे और जवाब देना चाहे तो हम उसके पास आएंगे, लेकिन अगर आपने जवाब दे दिया है तो इसके बाद हम सीधे विशेषज्ञों के पास चलेंगे और वो इसका सही जवाब भी देंगे, और किसको ये सम्मान देना है, किसको हकदार बनाना है कब का, ये भी वो तय करेंगे। जवाब तो तीनों ने सही दिया है, लेकिन अधूरा दिया, पूरा नहीं दिया। आपको जिंक भी देना था, बोरोन भी देना था, लेकिन फिर भी
जवाब सही है। लेकिन सटीक कोशिश किसने की है, किसका सही जवाब है इन तीनों में, ये आप तय करें, क्योंकि उसको हकदार बनाना है और एक को यहाँ इनाम देना है। सही ज़्यादा डिटेल में तो वीरेश किसान है ना, इन्होंने बताया सही। वीरेश जी आइए, आपको यहाँ सम्मान दिया जाएगा। तो देखिए जोरदार तालियां वीरेश के लिए एक बार बजा दीजिए। ये किसान हैं और यहाँ इन्हें सम्मान दिया जा रहा है। कब दिया जा रहा है, आइए वीरेश जी, तालियां बजा दीजिए एक बार जोरदार। तो देखिए सिलसिले को लगातार आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जिस तरह से सरसों बोते समय कौन सी खाद डाली जाए उसका जवाब यहां दिया गया और उसके बाद उनको इनाम का हकदार बनाया गया। और विशेषज्ञों से मैं कहूंगा कि इसके बारे में वो बेहतर तरीके से हमारे किसान भाइयों को और हमारे दर्शकों को बताएं। देखो किसान भाइयों, सरसों के लिए हम बताते हैं कि आपको नाइट्रोजन देना है, फास्फोरस देना है, सल्फर देना है, पोटास देना है, जिंक देना है और बोरोन देना है। ये सभी पोषक तत्व बहुत आवश्यक है सरसों के लिए, क्योंकि इनका अलग अलग फ़ायदा है। जैसे हम नाइट्रोजन के लिए यूरिया देते हैं तो ये पौधे की बढ़वार बढ़ाता है, हरित जो हरा कलर है वो बढ़ाता है। फास्फोरस देते हैं तो ये जड़ें बढ़ाता है, तेल की मात्रा भी बढ़ाता है। पोटेशियम पौधे के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, तो वो भी ज़रूरी है। सल्फर हम देते हैं कि वो तेल बढ़ाता है, तो वो भी ज़रूरी है। इसी तरह से जिंक और बोरोन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे बोरोन होता है, ये आपने देखे होंगे सरसों के जो फूल होते हैं, जो पोलन जिसको बोलते हैं, उनकी संख्या बढ़ाता है। अगर बोरोन की कमी होगी आपकी मिट्टी में तो पोलन्स बहुत कम बनेंगे और बीज कम बनेगा, परागण कम होगा। तो ये सभी पोषक तत्व आवश्यक हैं। आप कंप्लीट जानकारी इनकी रखें और सभी का प्रयोग करें, तभी अच्छा उत्पादन मिल पाएगा। तो देखिए विशेषज्ञ बता रहे थे कि पूर्ण जानकारी अगर है तो उसका लाभ आप लोग उठा सकेंगे और अच्छी खेती कर सकेंगे, पैदावार हो सकेगी और उससे आपको लाभ होगा। तो ये लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आपको खेती करनी है, विशेषज्ञ आपको लगातार बता रहे हैं और किसान भाई लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। किसानों के साथ एक और सवाल हम करेंगे और उसका जवाब देने वालों को आप जानते हैं कि किस तरह से सम्मान दिया जा रहा है इस मंच पर, किसान प्रश्न मंच पर। तो देखिए आगे बढ़ते हैं और सवाल है, सरसों के पहले पानी में क्या डालें? सरसों का जो पहला पानी होता है उसमें क्या डाला जाता है? जो इसका जवाब जानता है वो हाथ उठाए और उसके पास हम आएंगे और सवाल का जवाब देने वाले को आप जानते हैं कि यहां सम्मानित किया जाएगा, इनाम दिया जाएगा, इनाम का हकदार बनाया जाएगा। तो जल्दी से हाथ उठाने शुरू हो चुके हैं। देखिए हाथ उठने लगे हैं, शुरुआत यहीं से करते हैं और देखिए सबसे पहले शुरुआत आप ही से करते हैं। क्या नाम है आपका? इंद्रपाल सिंह, नदवई सेवला से। सबसे पहले लाहे के पानी में देते सरसों में, उस टाइम यूरिया और जिंक डाला जाता है। ठीक है, और लोगों ने भी हाथ उठाए थे, आपने भी उठाया था। जल्दी से खड़े हो जाइए, अपना नाम बताइए और उसके बाद इसका जवाब दीजिए। मैं बसंत राम शर्मा मुबारक गांव का रहने वाला हूँ। सरसों में पानी जो है पानी देते हैं, जो है पहला पानी जो है यूरिया दिया जाता है और जो है उसकी सल्फर दिया जाता है, उसके साथ तेल की मात्रा बढ़ती है उससे। ठीक है, बैठिए। आपने भी हाथ उठाया था, जल्दी से खड़े हो जाइए और बताइए। जिंक, बोरोन और सल्फर। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। देखिए और लोगों ने भी हाथ उठाए थे, जल्दी से खड़े हो जाइए, क्योंकि कोशिश सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन कौन सही जवाब दे रहा है ये तय करेंगे विशेषज्ञ। लेकिन आपके पास दालचंद शर्मा, बिनुआ गांव, नदवी तहसील में का रहने वाला हूँ। पहली सिंचाई हमें सरसों में 30 या 35 दिन के बीच में करनी चाहिए और उसके साथ जो हमारी 90 किलो नाइट्रोजन बच रही है, बुवाई जो जुताई में हम 90 किलो यूज करते हैं और 90 किलो करते हैं अपन फर्स्ट पानी में, पहले वाले में 180 किलो जो यूरिया देना है, एक तो वो देना है हमें, और उसके साथ में सल्फर भी हम उसमें दे सकते हैं, जिंक भी देनी चाहिए जरूरी। ठीक है, जिंक भी देनी चाहिए, जवाब दिया है। और भी किसान जिन्होंने हाथ उठाया था, आपने हाथ उठाया था, जल्दी से बताइए। यूरिया और जिंक दोनों चीज देनी चाहिए। और भी बुजुर्ग किसान हैं जो कोशिश कर रहे हैं इसका जवाब दें, उनके पास भी मैं आना चाहूंगा और उनसे भी समझेंगे। जिंक, बोरोन और ये यूरिया ये देनी चाहिए साहब। तो देखिए लगातार जवाब दिया जा रहा, बैठिएगा। और भी कोई किसान जो हाथ उठाना चाहते हैं, अंतिम पंक्ति से हाथ उठाने की कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास भी पहुंचने की कोशिश करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि क्या वो सही जवाब दे पाएंगे। तो देखिए खड़े हो जाइए, बुजुर्ग किसान हैं, उन्होंने हाथ उठाया और सबसे पीछे वो बैठे हैं, उनके पास मैं आना चाहूंगा। नाम बताइए अपना। देवी सिंह नाम है साहब मेरा, गाँव लुलारा है जी, नदवई तहसील का। उसमें लाए में पानी देते समय यूरिया देते हैं।
ठीक है। तो देखिए तमाम किसानों ने जवाब दिया है, लेकिन जवाब सही दिया है या गलत दिया है ये तय करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स विशेषज्ञ लगातार बने हुए हैं। उन्हीं के पास आएंगे और उन्हीं से समझेंगे पहले इस सवाल का सही जवाब, और उसके बाद वो तय करेंगे कि किसने यहाँ सही जवाब दिया है, सही उत्तर दिया है, उसको इनाम का हकदार बनाएंगे। लगभग सभी किसानों ने सही आंसर दिया है, सही उत्तर दिया है। इनमें से एक किसान ने तो इतना भी बताया कि हमें पहला पानी कब देना चाहिए। तो लगभग सभी किसानों का सही उत्तर। लेकिन किसको इनाम का हकदार बनाना है, किसी एक को तय करना है कि बिल्कुल सटीक और सही जवाब उन्होंने दिया है। डालचंद जी का मुझे एकदम सटीक जवाब लगा है। तो डालचंद जी की घोषणा यहाँ हो गई। आइए डालचंद जी, आपको इनाम दिया जाएगा, इनाम का हकदार आपको बनाया गया है विशेषज्ञों की तरफ से। यहाँ आपको कब दिया जाता है और सम्मान दिया जाता है किसान प्रश्न मंच पर। लीजिए सम्मान स्वीकार कीजिए, जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो देखिए लगातार सवाल जवाबों का सिलसिला यहां जारी है, लेकिन इस बीच विशेषज्ञों ने जिस तरह से यह तय किया कि डालचंद जी को यहां इनाम दिया जाएगा, तो आप ये बताइए कि इसका बेहतर जवाब कैसे वो दे पाए। देखिए पहले पानी के समय हम नाइट्रोजन यानी यूरिया देते हैं। अब यूरिया आपने ऐसे नहीं बताया कि पानी देने से पहले देना चाहिए कि बाद में देना चाहिए। बाद में देना चाहिए। कई लोग पहले दे देते हैं क्योंकि फिर वो बाद में खेत गीला हो जाता है, कीचड़ हो जाता है, तो जाना नहीं चाहते, तो वो पहले बिखेर देते हैं। उससे आपकी नाइट्रोजन का जो नुकसान है, उपयोगिता क्षमता है, वो कम हो जाती है, क्योंकि वो पानी में घुल के नीचे चला जाता है, जड़ों से नीचे, तो पौधे को नहीं मिल पाता। तो आपको हमेशा यूरिया का प्रयोग पानी देने के बाद में, जब आप खेत में चलने लायक हो जाए मिट्टी, उस टाइम प्रयोग करना चाहिए। और ओस यूरिया तो ऐसा है, ये ओस की बूंदों से भी पिघल जाता है। तो सही प्रयोग आप सही टाइम पर और सही समय प्रयोग करें, तभी इसका भरपूर फायदा आप ले सकते हैं। तो देखिए सही जानकारी विशेषज्ञ आपको दे रहे हैं, और सही लाभ लेने के लिए सही जानकारी का होना बेहद जरूरी है, दर्शकों के लिए भी और किसान भाइयों के लिए भी। इसलिए लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सरसों को लेकर जिस तरह से जानकारी साझा की जा रही है, उस जानकारी पर लगातार हम इस प्रश्न मंच पर सवाल पूछ रहे हैं, जवाब आप लोग दे रहे हैं और इनाम के हकदार बन रहे हैं। इसलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, और एक और सवाल आप लोगों के लिए जो बेहद विशेष है, बहुत ध्यान से आप लोग सुनिए, और उसका सही जवाब देने वालों को आप जानते हैं कि इनाम दिया जाएगा। तो 1 बीघा सरसों में कितना यूरिया डालना चाहिए, ये आपको बताना है। ये सवाल आपके लिए, जल्दी से हाथ उठाने शुरू कर दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा और वही सिलसिला अपनाएंगे, और जिसने सही जवाब दिया उसको इनाम दिया जाएगा। तो देखिए बुजुर्गों से शुरुआत करते हैं। बुजुर्गों ने हाथ उठाने यहां शुरू कर दिए हैं, उनके पास हम आना चाहेंगे। काफी बुजुर्ग किसान हैं जो प्रयास कर रहे हैं। देखिए नाम बताइए और उसके बाद जवाब दीजिए। गाँव पहाड़ से हूँ जी, और 1 बीघा में 14-15 किलो यूरिया डालना चाहिए। ठीक है, बैठिए। आपने भी हाथ उठाया था, जल्दी से खड़े हो जाइए। क्या नाम है? मेरा नाम अर्जुन सिंह है, गाँव पार है। 1 बीघे खेत में 15 किलो यूरिया डालना चाहिए। बैठिए। तो देखिए लगातार जवाब यहां दिया जा रहा है, और किसान भाइयों ने भी हाथ उठाए थे, जिनके पास माना चाहूंगा। जल्दी से खड़े हो जाइए, आपने भी हाथ उठाया था, बताइए। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। 15 किलो तो बुवाई के समय डालना चाहिए और 15 किलो सिंचाई के समय डालना चाहिए। ठीक है, तो देखिए लगातार जवाब यहां दिया जा रहा है किसानों की तरफ से। हाथ उठाने और लोगों ने भी शुरू किए थे, तो किसी और किसान को भी सही जानकारी जो जवाब देना चाहे, लगातार आपसे सवाल पूछ रहे हैं, और जवाब देने वालों को लगातार सम्मानित करने की कोशिश यहां की जा रही है, क्योंकि अगर जवाब सही देंगे तो सम्मान दिया जाएगा। और इसीलिए और किसान भी हाथ उठाना यहां शुरू कर रहे थे। तो देखिए और भी किसान हैं पीछे जो हाथ उठा रहे हैं, उनके पास भी मैं जाना चाहूंगा और उनसे भी इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। जी, 15 किलो यूरिया और 20 किलो डाई पहले बुवाई में, जुताई में, और फिर लाया बुवा के नहीं, पानी के साथ 20 किलो 15 किलो लाया। ठीक है, बैठिए। देखिए जवाब दिया गया है, लेकिन उसके बाद तय करना है विशेषज्ञों को कि किसको इनाम का हकदार बनाना है। हालांकि जवाब लगभग मिलता जुलता यहां दिया गया किसानों की तरफ से, किसान भाइयों की तरफ से। किसान लगातार प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और इस कोशिश को देखिए आगे बढ़ा रहा है किसान प्रश्न मंच। और इसलिए विशेषज्ञों पर मैं ये छोड़ता हूं कि किसने सही जवाब दिया है, सटीक जवाब दिया है, और बेहतर जानकारी भी हमारे किसानों को आप उपलब्ध कराइए। सही जवाब है 15 किलो बुआई के समय और 15 किलो पहला पानी देने के समय, इन्होंने दिया था। पीली शर्ट। खड़े हो जाइए आप। क्या नाम बताया आप? आइए जितेंद्र, आपको सम्मान दिया जाता है। जोरदार तालियां जितेंद्र के लिए आप बजा दीजिए। यहाँ उनको सम्मान दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने सही जवाब दिया है इस सवाल का। एक बार और जोरदार तालियां बजा दीजिए।
देखिए अब विशेषज्ञ बताएंगे कि कैसे बेहतर जवाब उन्होंने दिया है हमारे दर्शकों को और हमारे किसान भाइयों को। बताइए आप। एक्चुअली प्रश्न था प्रति बीघा कितना यूरिया देना है। अब इन्होंने 2 किसान भाई ने बताया 15 किलो, लेकिन वो पहले पानी की बुआई के टाइम या बुआई उसके टाइम का बता दिया उन्होंने, दोनों जोड़ के नहीं बताया। तो दोनों सही आंसर उत्तर वही था कि 30 किलो हो गया टोटल ये। और उर्वरक ये नाइट्रोजन ऐसा यूरिया ऐसा खाद है कि बहुत ही ज़्यादा घुलनशील है। अगर मिट्टी की सतह पर पड़ा रह गया तो वाष्प बन के उड़ जाएगा, अगर पानी में घुल गया तो नीचे जड़ों के नीचे चला जाएगा। तो इसका समुचित उपयोग करें। हमारी रिसर्च में भी ये है कि 40 से 50% ही नाइट्रोजन हमारे पौधों को मिल पाती है जो हम यूरिया से देते हैं, बाकी उसका लॉस हो जाता है। तो खादों का सही तरीके से प्रयोग करें, तभी अच्छा फायदा मिलेगा। तो देखिए विशेषज्ञ आपको बता रहे थे खादों का सही तरीके से प्रयोग करें और सही प्रयोग करने पर ही आपको लाभ मिल पाएगा। लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा। हम जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का किसान प्रश्न मंच पे स्वागत है और लगातार सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस बार योजनाओं के बारे में आपसे जानेंगे कि क्या योजनाओं के बारे में सही जानकारी योजनाओं के बारे में हमारे किसान रखते हैं, और इन योजनाओं के बारे में हम सवाल पूछेंगे और जवाब आपको देना है। जिस तरह से फसलों के बारे में आपने जवाब दिया और उसके बाद आप इनाम के हकदार बने। तो देखिए हम योजना की बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड की। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का स्लोगन क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा है या नहीं, ये आपको बताना है। और इससे अगर आप सही सटीक जवाब दे पाते हैं तो आपको यहां इनाम दिया जाएगा। आप जानते हैं तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड का स्लोगन क्या है बताइएगा। जल्दी से हाथ उठा लीजिए जिसको सही जानकारी है। तमाम छात्र, तमाम किसान भाई हमारे साथ यहां बने हुए हैं। अगर सही जानकारी आपको है तो आप हाथ उठा सकते हैं और उसके बाद जवाब दे सकते हैं। तो देखिए छात्रों ने हाथ उठाने शुरू कर दिए हैं, उनके पास हम आएंगे। देखिए यहाँ छात्रा हैं, आप बताना। पूजा मीणा है जी, जे कॉलेज भरतपुर से। और ये स्लोगन सही है, इसकी शुरुआत श्रीगंगानगर से 19 फरवरी को हुई थी। क्या स्लोगन है? स्वस्थ तरह की तरह। ठीक है। देखिए यहाँ छात्रा ने बताया है, लेकिन और भी कोई छात्र, छात्रा या फिर किसान भाई अगर बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठा लीजिए। और हाथ उठना देखिए यहाँ किसान भाइयों की तरफ से भी शुरू हो चुका है। आपके पास भी आएंगे और आपसे भी जानेंगे। मेरा नाम बीरेश भगौर है, भरतपुर जिले सेबर ब्लॉक के गांव टांडा से हूं। और यह स्लोगन बिल्कुल सही है, स्वस्थ धरा खेत हरा। और जैसे कि पूर्व अभी ईजी की छात्रा ने बताया था, बिल्कुल सत्य है। तो देखिए यहाँ इसका स्लोगन बता रहे हैं, लेकिन और भी किसान या छात्र कोई बताना चाहेगा, उनके पास भी आना चाहेंगे, उनसे भी समझना चाहेंगे कि क्या उनको ये सही जानकारी है इस योजना के बारे में, इस योजना का लाभ उन तक पहुंच रहा है या नहीं। तो देखिए दो लोगों ने यहाँ जवाब दिया है, और पहला आप जानते हैं छात्रा ने जवाब दिया है, दूसरा यहाँ किसान भाई ने जवाब दिया है। तो तय करेंगे विशेषज्ञ इस योजना के बारे में क्या इन्होंने सही से बताया, और अगर सही बताया है तो सही जानकारी और सटीक जानकारी इसको लेकर आप भी इनको दीजिए और उसके बाद घोषणा कीजिए किसको यहाँ हकदार बनाना है इनाम का। सही जवाब छात्रा ने दिया है और वीरेश भाई ने भी दिया है। इसमें यही है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो स्कीम चलाई है, इसमें किसानों को ये कहा गया था कि आप अपनी मृदा का परीक्षण करवाएं, अपनी खेत की मिट्टी का परीक्षण करवाएं। उसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं मौजूद हैं, कोई ज़्यादा है या कम है, उसकी जानकारी आपको करनी है। और आगे फसल में उसी कार्ड के हिसाब से आपको खाद वगैरह का प्रयोग करना है। तो ये बहुत अच्छी स्कीम चलाई थी, गवर्नमेंट की अच्छी स्कीम थी। इससे किसानों को फ़ायदा होगा, क्योंकि कई बार जैसे हमारे खेत में नाइट्रोजन की कमी नहीं है या फास्फोरस की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हम डालते रहते हैं, तो उससे फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होता है। वो फिर पानी में घुल के नीचे आपके पीने के पानी में जाएगा,
उससे पर्यावरण प्रदूषित होगा और भी बहुत सारे पोषक तत्वों को इम्बैलेंस कर देता है, उनका संतुलन बिगाड़ देता है। तो हमारे को हमारी मिट्टी की पूरी जानकारी हो कि इसमें किस टाइप के, कितने प्रकार के और कितनी मात्रा में पोषक तत्व हैं और हमारी फसल को कितना चाहिए, उसी हिसाब से हम उनका प्रयोग करें। तो इसीलिए ये स्कीम चलाई गई थी और बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने और सही जवाब दिया। आपको जानकारी है, ये अच्छी बात है। जोरदार तालियां बजा दीजिए छात्रा के लिए, इन्होंने सही जवाब दिया है। इनाम का हकदार इनको बनाया जा रहा है, घोषणा कर दी गई है। जोरदार तालियां बजा दीजिए, इस छात्रा ने सही जवाब दिया है। तो लगातार जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं स्वास्थ्य कार्ड योजना का, और इस योजना का सही जवाब इस छात्रा ने दिया। और इसके बाद अब सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। एक और सवाल आपके लिए, लेकिन जिस तरह से योजना के बारे में जानकारी लगातार एक्सपर्ट और विशेषज्ञ आपको दे रहे थे, उस योजना के बारे में आपने जाना कि कितना लाभ आप तक पहुंचेगा, और सही जानकारी होने के बाद ही आप उसका लाभ उठा पाएंगे। ये बेहद जरूरी है आपके लिए जानना। तो देखिए, इसी योजना से जुड़ा हुआ एक और सवाल आप लोगों के लिए है, और ये सवाल का सही जवाब देने वालों को आप जानते हैं कि यहां सम्मानित किया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। किसी खेत का एक कार्ड बनने के बाद फिर कितने साल बाद दूसरा कार्ड बनता है? ये जानकारी जिसको है हाथ उठा लीजिए, उसके पास मैं आऊंगा और जो सही जवाब देगा, आप जानते हैं, उनको सम्मान दिया जाएगा। और ये तय करेंगे विशेषज्ञ, एक्सपर्ट्स लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो देखिए, आपके पास आएंगे, किसानों के हाथ उठने लगे हैं। सबसे पहले किसानों से शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, यहाँ बुजुर्ग किसान ने भी हाथ उठाया है और उनके पास मैं आऊंगा। अपना नाम बताइए। और मेरा नाम बसंत राम शर्मा, मुरवाड़ा का रहने वाला हूँ। 3 साल बाद ही जो है कार्ड जो है बनवाना चाहिए। ठीक है, बैठिए। तो देखिए, बसंत लाल शर्मा जी ने भी जवाब दिया है, किसान है वो, और भी किसानों ने हाथ उठाए थे, उनके पास भी आएंगे और उनसे भी इसका सही जवाब जानना चाहेंगे। एक बार के बाद 3 साल बाद ही बनता है। ठीक है, बैठिएगा। और भी लोगों ने हाथ उठाए थे और छात्रों ने भी यहाँ हाथ उठाए थे। छात्रों के पास आने की भी कोशिश करेंगे, उनसे भी समझेंगे क्या उनको इन योजनाओं के बारे में सही जानकारी है, क्या वाकई इन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच रहा है। क्या नाम है? सुरजीत मीना है, मैं जो कॉलेज भरतपुर से। ये हर 3 साल में रिन्यू होता है। इसमें 75 और 25 का अनुपात होता है। 75 केंद्र सरकार का, 25 राज्य सरकार का। ये गंगानगर के सूरतगढ़ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, बैठ जाइए। तो देखिए, जवाब दिया गया है और यहाँ किसानों की तरफ से भी जवाब दिया गया है, छात्र की तरफ से भी जवाब दिया गया है। लेकिन छात्र ने बखूबी पूरी विस्तार से इस योजना के बारे में जानकारी दी है और जवाब भी अपना दिया है। लेकिन ये तय करेंगे विशेषज्ञ कि किसने सही जवाब दिया है और किसने गलत। इसलिए विशेषज्ञों पर मैं छोड़ता हूं और इसकी और सटीक जानकारी क्या है वो भी हमारे दर्शकों और किसानों को बताइए। देखिए, मृदा परीक्षण हम करवाते हैं और इसके अंदर, मिट्टी के अंदर बहुत तरह के पोषक तत्व होते हैं। जैसे मैंने बताया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक, बोरोन। तो इनका सबका जो नेचर होता है वो अलग अलग होता है। जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो ये जल्दी मिट्टी से निकल जाता है, फसलें इसको ज़्यादा अवशोषित कर लेती है या उसका इरोजन हो जाता है, ह्रास हो जाता है, वो मिट्टी से जल्दी उसका प्रभाव कम हो जाता है। और पोषक तत्व हैं जैसे फास्फोरस है, तो ये कई साल तक चलता रहता है। और पोटेशियम है, ये भी जल्दी नीचे मिट्टी में चला जाता है पानी के साथ घुल के। तो हमको रेगुलर इसके पोषक तत्वों की जानकारी रखना चाहिए। और कम से कम 3 साल का इसमें सॉइल हेल्थ कार्ड में दिया गया है कि हमें 3 साल में एक बार परीक्षण करवाना ही चाहिए। वो डिपेंड करता है आपको, क्योंकि जैसे अलग अलग तरह की फसलें लेते हैं, आप गेहूँ ले रहे हैं या सरसों ले रहे हैं, तो दोनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग आवश्यकता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सॉइल जो इस स्कीम के अंदर है वो 3 साल के बाद में आपको परीक्षण करवाना है। और वसंत भाई ने सही पहले जवाब दिया था, इसलिए वो सम्मान के अधिकारी हैं। आइए वसंत जी, आप सम्मान के अधिकारी हैं। यहाँ घोषणा हो चुकी है आपके लिए, आपको सम्मान दिया जाएगा किसान प्रश्न मंच पर। लीजिए, जोरदार तालियां बजाइए इन किसान भाई के लिए। तो लगातार इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं और सवाल जवाब भी यहां कर रहे हैं किसान प्रश्न मंच पर। लगातार किसान हमारे साथ बने हुए हैं। किसानों के लिए एक और सवाल आपसे यहां पूछना चाहेंगे और सही जवाब देने वालों को आप जानते हैं कि यहां बुलाया जाएगा और यहां सम्मान दिया जाएगा। ये तय करेंगे विशेषज्ञ। लेकिन सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सवाल आप लोगों से ये है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड में पोषण के कितने मापदंडों को शामिल किया जाता है। देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड में पोषण के कितने मापदंडों को शामिल किया जाता है, यह सवाल है। और इसका सही जवाब देने वालों को आप जानते हैं कि यहां सम्मान दिया जाएगा, यहां कप दिया जाएगा, उन्हें अधिकारी बनाया जाएगा इनाम का। तो देखिए, इसको लेकर आप हाथ उठा सकते हैं और आपके पास आएंगे और जो सही जवाब देगा, जो सही सवाल का सही जवाब देगा, उसको यहां कप दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। तो देखिए, हाथ उठाइए जल्दी से, जिसको भी
इस सवाल का उत्तर पता है, आंसर पता है, वो हाथ उठा सकता है। और अगर आपके लोगों के समझ में सवाल नहीं आया तो मैं दोहरा देता हूं और एक बार फिर से गौर से आप लोग सुनिएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में पोषण के कितने मापदंडों को शामिल किया जाता है? तो देखिए कितने मापदंडों को शामिल किया जाता है। देखिए हाथ उठने लगे हैं और यहां किसान भाई लगातार प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद एक उनके अंदर है और अब उनके पास आएंगे और उनसे जानेंगे इसका सही उत्तर क्या है। मेरा नाम बीरेश पगोर है, भरतपुर जिला सेवर ब्लॉक गांव टाणा से हूं और हर फसल के लिए 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिसमें कुछ पोषक तत्व हवा से भी मिल जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। बाकी के जो पोषक तत्व होते हैं वो हमें फसल के लिए देने पड़ते हैं, जैसे बोरोन है, जिंक है, सल्फर है, मैग्नीज है, और ये सारी चीज़ें हमें उसमें खादों में मेंटेन करनी पड़ती है। कितने मापदंड होते हैं, उनकी संख्या क्या होती है, ये सवाल? 13 होते हैं सर। ठीक है, और भी लोगों ने हाथ उठाया था। देखिए छात्रों ने यहाँ हाथ उठाए हैं, उनके पास भी आना चाहेंगे। छात्राओं ने भी हाथ उठाने शुरू कर दिए, बताइए। 12 होते हैं, इसमें NPK मोस्ट होता है और बाकी सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, और छात्रा भी यहाँ बताना चाह रही थी, जल्दी से खड़े हो जाइए, अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम गरिमा सिंह है और MSc से हैं हम। MSc की स्टूडेंट है और 12 होते हैं, 12 स्टूडेंट्स होते हैं। तो देखिए यहाँ प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे किसान भी और छात्र भी। तो देखिए किसने सही जवाब दिया है ये तय करेंगे हमारे विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और वो ये बताएंगे कि किसने इस योजना के बारे में सही जानकारी दी है और किसको सटीक जवाब इसका पता है। तो ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। वीरेश जी ने, हमारे जो किसान हैं, इन्होंने काफ़ी हद तक सही आंसर दिया है। उन्होंने बताया कि किसी भी पौधे का जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। लेकिन जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड होता है उसमें क्या है, हम जो मेजर पोषक तत्व है ना उन्हीं को इंक्लूड करते हैं। जैसे हमारा NPK हो गया, कार्बन हो गया, अगर सोइल सेलेनिटी है, लवणीय या क्षारीय है, उन सब चीज़ों को मेनली रखा जाता है। तो वीरेश जी ने काफ़ी हद तक उसका आंसर सही दिया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के मापदंड से संबंधित जो क्वेश्चन था, NPK हो गया आपका, कार्बन हो गया आपका, अगर आपकी मृदा क्षारीय लवणीय है तो लवणीय हो गया, एक क्षारीय हो गया, दूसरे आपके सेकेंडरी पोषक तत्व होते हैं वो हो गए, और माइक्रो पोषक तत्व हो गए आपके सूक्ष्म पोषक तत्व जिन्हें बोलते हैं हम। इन्होंने स्टूडेंट ने उनमें 12 मापदंड बताए थे, वो आंसर एकदम सटीक सही है। तो देखिए यहाँ छात्र की घोषणा उन्होंने की है और अब उन छात्रों को यहाँ बुलाया जाता है। आइए, आप इनाम के हकदार हैं, क्योंकि आपके लिए यहाँ तालियां बजाकर स्वागत कीजिए और इन्हें यहाँ कब दिया जाता है। तो देखिए यहाँ सम्मान दिया जा रहा है इस छात्र को सही जवाब देने पर किसान प्रश्न मंच पर। तो देखिए ये सही सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और जिस तरह से यहाँ सवाल किए जा रहे हैं, चाहे वो फसलों को लेकर हो, योजनाओं को लेकर हो, वो सही जवाब देने वालों को यहाँ ये मंच सम्मान दे रहा है, उन्हें हकदार बना रहा है इनाम का। और विशेषज्ञ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वो ये तय कर रहे हैं कि किसको सही इनाम देना चाहिए, किसने सही जवाब दिया है और उसका हकदार कौन है, और लगातार यहाँ उनको इनाम दिए जा रहे हैं। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और लगातार जिस तरह से हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड की बात कर रहे हैं, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल आपसे पूछेंगे। छात्र यहाँ मौजूद हैं, किसान यहाँ मौजूद हैं, क्या वाकई वो सही जानकारी रखते हैं, और अगर सही जानकारी रखते हैं तो सही जवाब क्या होगा इस सवाल का। ये सवाल आप लोगों के लिए बहुत गौर से सुनिए आप लोग ये सवाल। और ये सवाल है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये फैसला लेने में मदद करता है कि जिस खेत की जांच की गई है उसमें कौन सी फसल लगानी है और कौन सी नहीं लगानी चाहिए। तो देखिए इस कार्ड को लेकर कितनी जानकारी आपको है, ये सवाल है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये फैसला लेने में मदद करता है कि जिस खेत की जांच की गई है उसमें कौन सी फसल लगानी है और कौन सी नहीं लगानी है। ये सवाल है, जिसको भी सही जवाब पता है वो हाथ उठा सकता है और उसके पास हम आएंगे और उसी तरह से सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि उनका जवाब हम सुनेंगे और वाकई अगर वो सही जवाब होगा तो विशेषज्ञ ये तय करेंगे कि उनको इनाम दिया जाए या नहीं। तो देखिए ये सवाल है और इस सवाल का सही जवाब अगर आपको पता है तो बताइए। ये सवाल है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये फैसला लेने में मदद करता है कि जिस खेत की जांच की गई है उसमें कौन सी फसल लगानी है और कौन सी नहीं लगानी है। ये जवाब जिसको पता है तो वो हाथ उठा सकता है। देखिए हाथ उठने शुरू हो चुके हैं किसान भाइयों के और उनके पास आते हैं। तो देखिए बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र है, नदबई करई से हूँ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये बताता है कि हमें खेत में कौन सी फसल लगानी है, कौन सी नहीं लगानी है। क्योंकि हम जब मिट्टी की जांच कराते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें किस चीज़ की कमी है।
कौन सा खाद डालना चाहिए और कौन सा खाद किस फसल के लिए उपयोगी है। ठीक है, और भी किसानों ने हाथ उठाए थे, उनसे भी जानेंगे क्या वाकई वो जानते हैं इस योजना के बारे में। गांव पहाड़ से हूँ और मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये बताता है कि ये फसल के लिए कौन से पोषक तत्वों की जरूरत है, कौन सी जरूरत नहीं है, उस आधार पर उसको डालना चाहिए, उससे पैदावार हमारी अच्छी होगी। ठीक है, और भी कोई किसान या छात्र जिसको सही जानकारी हो, देखिए और भी कोई किसान हैं जिन्हें जानकारी है, तो देखिए किसान भी यहाँ प्रयास कर रहे हैं, इसका सही जवाब क्या है वो ये बता रहे हैं, लेकिन और किसानों के पास भी मैं आना चाहूंगा, उनसे भी समझेंगे। क्या नाम है आपका? और नाम इंद्रपाल सिंह सेवला से। ये मृदा परीक्षण ये बताता है कि इसमें किस चीज़ की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, पोटाश की कमी है, किसी में ये फसल के बारे में नहीं बता पाता कि इसमें किस फसल को बोएं किसको नहीं बोएं, ये तो अपनी कमी की पूर्ति के बारे में बताता है। ठीक है, देखिए लगातार जवाब यहाँ दिए जा रहे हैं और अब ये तय करेंगे विशेषज्ञ कि क्या वाकई जो जवाब है वो सही है, सटीक है और यही जवाब होना चाहिए या नहीं। आप पर छोड़ता हूँ। किसान भाइयों, मृदा स्वास्थ्य कार्ड में सिर्फ पोषक तत्व की जानकारी ही नहीं दी जाती है, उसमें ये भी बताया जाता है कि आपकी मिट्टी का पीएच कितना है, वो लवणीय है या क्षारीय है या अम्लीय है, ये भी बताया जाता है। तो इस आधार के ऊपर आप ये पता कर सकते हो कि मेरी फसल को मैं लवणीय अवस्था में लगाऊंगा, मिट्टी में लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता, क्षारीय मिट्टी में लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता, और कितने पोषक तत्व है वो तो एक है ही। तो आपको ये पता चल जाता है उससे कि जैसे आपको आलू की फसल लेनी है, अगर उसका पीएच क्षारीय है तो आप नहीं ले पाओगे, और जैसे सरसों की फसल लेनी है, अगर पीएच क्षारीय भी है तो आप सरसों ले सकते हो। तो ये जानकारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड से आपको मिलती है, तो आप ये नहीं कह सकते कि उससे हमें ये जानकारी नहीं मिलती। तो इन्होंने दो ने सही जवाब दिया है, लेकिन क्योंकि ये पहले सम्मानित हो चुके हैं तो मैं चाहता हूं कि उनको सम्मानित किया जाए। जोरदार तालियां बजाइए इन किसान भाई के लिए। आइए और इनाम पाइए, क्योंकि आपके नाम की घोषणा हो चुकी है, आपने सही जवाब दिया है और इसलिए आपको यहाँ कप देकर सम्मानित किया जाता है। जोरदार तालियां एक बार फिर से। तो देखिए लगातार इस सिलसिले को आगे हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। हे जगत के रचनाकार प्रभु ब्रह्मा, आपने मेरे लिए अति सुंदर नगरी का निर्माण किया है। मैं शिव महाकाल के रूप में इस नगरी अवंतिका में प्रकट होता हूँ। मुझे अवंतिका चाहिए। युक्ति और चातुर्य के बल पर मेरा भांजा दुर्योधन अवंतिका राज्य पे शासन करेगा। आप हमारे प्रिय भ्राता अग्रज हैं, किंतु कदाचित आप ये भूल जाते हैं कि अवंतिका के राजा आप नहीं, हम हैं। गांधार नरेश शक्नी, अवंतिका में आपका स्वागत है। अवंतिका सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 11 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है और लगातार हम सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं हमारे किसान भाई और हमारे छात्र। तो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और विशेषज्ञ भी इस कार्यक्रम में लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और फसलों से जुड़े हुए सवालों पर एक बार फिर से यहाँ आपसे जवाब जानना चाहेंगे। और सवाल सरसों से जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान में सबसे ज्यादा सरसों की खेती होती है, उसी को लेकर यहाँ सवाल आपसे करेंगे। तो सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और किसान भाइयों के लिए सवाल है कि सरसों में कौन कौन से कीट लगते हैं, उसको लेकर जवाब आपको देना है और सही जवाब देने वालों को यहाँ इनाम का हकदार बनाया जाएगा। तो कीट को लेकर ये सवाल है, सरसों में कौन कौन से कीट लगते हैं। देखिए सही जवाब जिसको पता है वो हाथ उठा सकता है, उनके पास हम आएंगे और उनसे जानेंगे। तो देखिए हाथ उठाने का प्रयास आप कीजिए और उसके बाद जवाब देने वाले को यहाँ सम्मान दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। तो छात्रों की तरफ से भी हाथ उठने लगे हैं, किसानों की तरफ से भी हाथ उठने लगे हैं, तो आएंगे आपके पास, खड़े हो जाइए। मेरा नाम वीरेश बघौर है, गांव टांडा से हूँ,
सरसों में मुख्यतः चैंपा का रोग लगता है और ये चैंपा जो है ज़्यादा नमी के कारण लगता है और ये सबसे पहले मेंढों के सारे जो खेत में मेंढ होती हैं उनकी तरफ से अटैक करता है और उसके लिए कई उपाय भी हैं, जैसे नीम के तेल की दवा आती है उसका भी छिड़काव करते हैं। इसके अलावा एक देसी उपाय है कि जो सबसे पहले जो चैंपा है वो मेंढों के सहारे लगेगा और तो हम क्या करते हैं उनको आगे का हिस्सा जहाँ कीट लगा हुआ है उसको तोड़ करके बाल्टी में डाल लेते हैं और बाल्टी में डाल करके कहीं अलग सुरक्षित जगह पर मिट्टी में उसको दाब देते हैं। ठीक है, बैठिए, आपके पास भी आएंगे। आपने भी हाथ उठाया था, जल्दी से खड़े हो जाइए, अपना नाम बताइए और जवाब दीजिए। मेरा नाम नाना चंद है, गाँव महुआ से हूँ। ये चैंपा ही रोग लगता है और जो सर ने बताया वही इसकी पूरी। ठीक है, और छात्रों ने भी हाथ उठाया था, उन छात्रों के पास भी आना चाहेंगे क्योंकि वो भी इसका जवाब देना चाहते हैं और क्या वो वाकई उसका सही जवाब दे पाएंगे ये समय तय करेगा और विशेषज्ञ तय करेंगे। जी बताइए। एपिड चैपा जो मतलब अपन उसको लोकल लैंग्वेज में खोलते हैं मोहरा, जो ब्लैक हो जाता है, जो ऊपर लगता है। उसके बाद आता है एक शॉप फ्लाई, मतलब उसको सरसों मक्खी बोलते हैं। उससे क्या वो उसमें तना में लगता है, उसको तना को कमजोर कर देता है, उससे पेड़ सूख जाता है। ये 2 कीड़े। ठीक है, आपने भी हाथ उठाया था, जल्दी से नाम बताइए और उसके बाद जवाब दीजिए। मेरा नाम अनूप सिंह है, MSC कॉलेज से भरतपुर से हूँ। इसमें मुख्य रूप से 3 लगते हैं। इसमें चैंपा बोलते हैं, जिसे मोगला कहते हैं, और एक सफ़ेद कीट रोग होता है, और एक जो मक्खी होती है जिसे सरसों मक्खी कहते हैं, उसके हिसाब से 3 लगते हैं। तो देखिए, और भी किसान भाई जो हाथ उठा रहे थे, जो जवाब देना चाहते हो, तो देखिए लगातार किसान यहाँ जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं और किसानों के साथ साथ छात्र भी यहाँ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ये तय करेंगे विशेषज्ञ कि किसका जवाब सही है और किसने उत्तर बिल्कुल सटीक दिया है। सरसों में बहुत सारे कीट लगते हैं, जैसे सबसे जो हानिकारक है वो चित्तेदार जो कीड़ा होता है, पेंटेड बग जिसको बोलते हैं, बुआई के समय आता है और हार्वेस्टिंग के टाइम कटाई के समय आता है। सबसे ज़्यादा नुकसान उसी से हो रहा है यहाँ पर इस क्षेत्र में। और दूसरा मुख्य कीट है चेपा, और तीसरा है सा फ्लाई जिसको आरा मक्खी बोलते हैं। ठीक है, ये 3 मुख्य कीट हैं सरसों की फसल में और ये काफ़ी नुकसान करते हैं। सबसे ज़्यादा जो चित्तेदार कीड़ा होता है जिसको पेंटेड बग कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। जैसे ही हम बुआई करते हैं 3-4 2-2 पत्तियाँ होती है सरसों की, वो खा जाता है उसको आके और ऐसे साफ करता है जैसे मतलब किसी ने उखाड़ दी वो सरसों को, फिर किसान को दोबारा बुआई करनी पड़ती है। ऐसे ही अगर आपने फसल काट के खेत में छोड़ दी तो तीसरे चौथे दिन वो कीड़ा आके आपकी फसल में फलियों को खाने लग जाता है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान करता है। और चेपा के बारे में तो आप सब जानते हो कि ये पहले बॉर्डर एरिया जो होता है खेत का, उसके वहाँ आके लगता है। तो बचाव ये है कि जहाँ लग गया किसी टहनी पर, उसको उखाड़ के ज़मीन में गाड़ दो तोड़ के, तो कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा मेलाथियन वगैरह दवाई है जिसका स्प्रे आप कर सकते हो। लेकिन पेंटेड बग जो है ना, ये अभी तक काफ़ी नुकसान कर रहा है। इसका कोई समुचित उपयोग इमिडाक्लोरप्रिड हम रिकमेंड करते हैं, तो उसका प्रयोग आप कर सकते हो। और रही बात सवाल के जवाब की, तो स्टूडेंट ने सही जवाब दिया था। तो देखिए, वो छात्र यहाँ है जिन्होंने सही जवाब दिया है और इनाम की घोषणा हो चुकी है। तो देखिए, जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। लगातार ये जवाब दे रहे हैं और इनाम के हकदार बन रहे हैं। तो लगातार सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर से सरसों की फसल को लेकर एक और जवाब आपसे जानना चाहेंगे। अगर सही जवाब आपने दिया तो आप जानते हैं आपको सम्मान दिया जाएगा, इनाम का हकदार बनाया जाएगा। सरसों की फसल में कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, उसके बारे में सही जानकारी किसको है वो हाथ उठाए और सही जवाब देने वालों को आप जानते हैं कि यहाँ इनाम दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। तो देखिए, किसानों से ये समझना चाहेंगे कि सरसों की फसल में कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं जिससे फसल को नुकसान होता है। तो देखिए, हाथ उठने शुरू हो चुके हैं और तमाम हाथ यहाँ उठने लगे हैं। तो किसान भाई लगातार प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो सही जवाब दे पाएं। लेकिन अब ये विशेषज्ञ तय करेंगे कि उनका जवाब सही है या नहीं। तो देखिए, एक बार फिर से बुजुर्ग किसान हैं, हमारे साथ जवाब देना चाहते हैं। देखो, सरसों में तला गलन लगता है, फफूंदी रोग लगता है, चेपा भी लगता है, और टेंट से लगे ऊपर फल पे मोड़ी पे भी लगते हैं, जल गलन भी लगता है। देखिए, और भी किसान हैं जिन्होंने हाथ उठाया था, जल्दी से। जी, मेरा नाम अर्जुन सिंह, गांव पार से हूं। और सरसों में 2 ही रोग ज़्यादा लगते हैं जो किसान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। एक तो तना गलन है जिसको फफूंदी रोग बोलते हैं, और एक उसमें ऊपर जाकर के फरी में टेंट सा लटकता है, वो भी बहुत नुकसान करता है। ये सबसे
बड़े किसान के लिए नुकसानदायक चीज़ है। तो देखिए तमाम किसान भाई हैं जो प्रयास कर रहे हैं, जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, और भी छात्र हैं जो जवाब देना चाहते हैं, उनके पास भी मैं आना चाहूंगा। मेरा नाम दीपाली गुप्ता, मैं MSJ कॉलेज से हूँ। बेसिकली इसमें 4 लगती हैं। एक तो होता है वाइट रस्ट जो इसकी लीफ पे लगता है, एक होता है इसके स्टेम में जो स्टेम रॉड लगता है, एक होता है पाउडर जो लग जाता है इसकी लीव्स पे पाउडरी, और एक होता है माइल्ड्यू। ठीक है, तो जवाब देने की कोशिश छात्र भी कर रहे हैं। खड़े हो जाइए, जल्दी से नाम बताइए और उसके बाद जवाब दीजिए। सर मेरा नाम अनूप सिंह है, मैं MSC कॉलेज से हूँ। इसमें प्राकृतिक लगते हैं, इसमें ठंड से जो पारा जम जाता है उससे तलन गलन होता है, रोटी रोग होता है, रोली रोग भी होता है, जो कि सरसों के उत्पादन को कम कर देते हैं। इसमें मस्टर्ड ऑयल की मात्रा को भी कम कर देते हैं। तो देखिए जवाब भी यहाँ दिए गए हैं। अब सही जवाब किसका है, सही उत्तर किसका है, ये विशेषज्ञ तय करेंगे। और कौन सी बीमारियां हैं जो सरसों की फसल में लग जाती हैं जिसकी वजह से काफी नुकसान होता है, और ये जवाब किसका सही है ये विशेषज्ञ तय करेंगे, और वो सही जानकारी भी वो देंगे हमारे दर्शकों और किसान भाइयों को। किसान भाइयों, सरसों में मुख्य रूप से 4 तरह के रोग लगते हैं। एक तना गलन हो गया, दूसरा फफूंदी नाशक जो होता है जिसमें वो ऊपर जाके फलियाँ टहनी टेंटूसी बन जाती है, आप कह रहे थे, वो पत्तियों पर लगता है पहले, लेकिन बाद में जाके वो फलियों पर आ जाता है। फफूंदी नाशक जो फफूंदी वाला रोग है वो पहले पत्तियों पर लगता है। पपींदियों के नीचे की सतह पर देखेंगे आप फफूंदी और सफ़ेद सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं, लेकिन अगर उसका कंट्रोल नहीं करते हैं तो फिर बाद में जाके पकाव की स्थिति जब आती है तब वो फलियों पर आ जाता है। तो 2 तो ये हो गई। तीसरा पाउडरी मिल्ड्यू करके होता है, आप हिलाओगे तो पाउडर मतलब ऐसे उड़ेगा पाउडर साग, तो पाउडर मिल्ड्यू होगा। एक अल्टरनेरिया और होता है जिसमें काले काले पत्तियों के ऊपर और फलियों के ऊपर धब्बे पड़ जाते हैं, अल्टरनेरिया। तो ये 4 मुख्य रोग हैं सरसों की फसल में। और रही बात जवाब की, तो वो लड़की जो छात्रा थी उसने सही जवाब दिया है, 3 का आंसर दिया है उसने। जोरदार तालियां बजा दीजिए इस छात्रा के लिए जिन्होंने सही जवाब दिया है। और आइए, इनाम के हकदार आप बन गए हैं क्योंकि घोषणा यहाँ हो चुकी है आपके नाम की। आपको यहाँ कप दिया जाता है किसान प्रश्न मंच पर और आपको सम्मानित किया जाता है। तो जोरदार तालियां बजा दीजिए छात्रा के लिए इन्होंने सही जवाब दिया है। तो सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सवालों की बौछार लगातार हम कर रहे हैं किसान प्रश्न मंच पर। एक बार फिर से एक और सवाल आपसे करेंगे और उसका सही जवाब देने वालों को इनाम दिया जाएगा। और यहाँ विशेषज्ञ लगातार तय कर रहे हैं कि कौन सही जवाब दे रहा है, कौन सही उत्तर दे पा रहा है, और उसका हकदार भी वो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो सवाल है, कौन सी विधि से सरसों की बुआई करने से दुगना उत्पादन होता है और लाभ होता है, ये सवाल है। और कौन सी विधि है ऐसी जिससे दुगना उत्पादन होता है, ये अगर सवाल का जवाब आप दे पाते हैं तो यहाँ आपको इनाम दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, और ये विशेषज्ञ तय करेंगे। तो देखिए, हाथ उठा लीजिए जिसको सही पता है और जो उत्तर देना चाहता है आपके पास आएंगे और आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे। तो कौन सी विधि से सरसों की बुआई करने से उसका दुगना उत्पादन होता है, दुगना लाभ मिलता है, ये सवाल है। और जवाब आप लोग दीजिएगा और आपके पास आएंगे। जिसको पता है वो हाथ उठाए। तो देखिए, किसान लगातार यहाँ बने हुए हैं, मौजूद हैं, हाथ उठने भी शुरू हो चुके हैं। उनके पास हम आएंगे और सही जवाब अगर उनको पता है तो वो जानते हैं, उन्हें सम्मानित किया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। तो देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नानक चंद है जी, गांव महुआ से हूँ। देसी खाद को पहले खेत में डालना चाहिए, उसके बाद उसको जोत के फिर बुआई करनी चाहिए, उससे डबल। बैठिए, आप बताना चाहेंगे? बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेश बगौर है, गांव टांडा से हूँ। और सरसों की जो हमारे क्षेत्र में बुवाई करते हैं वो पंक्ति से पंक्ति में करते हैं। और पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इस विधि से करते हैं तो हमारा जो उत्पादन है वो ज़्यादा आता है और जो रोग लगने की संभावना भी कम रहती है। क्योंकि जो बुवाई है वो हम उत्तर से दक्षिण दिशा में करनी चाहिए, ताकि क्योंकि सर्दियों में जो उत्तरी हवाएं चलती हैं, जब हवाएं खेत में होकर पास हो जाएंगी तो बीमारियों की आने की आशंका कम हो जाती है। ठीक है, और भी किसान हैं जो जवाब देना चाहते हैं। तो देखिए, लगातार कोशिश कर रहे हैं किसानों तक पहुंचने की। आप जवाब देना चाहेंगे, कैसे दुगना उत्पादन हो सकता है? किसी और को सही जानकारी, कोई और जानकारी देना चाहेगा? किसी और किसान भाई के पास कोई जानकारी या फिर किसी छात्र को इसकी सही जानकारी? देखिए, छात्र लगातार कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं बताने का, तो बताइए। सबसे पहले खेत में अच्छी से जुताई करनी चाहिए, फिर उसके बाद चुनाव उचित किस्म का चुनना चाहिए, बीज
जिससे कि पैदावार अच्छी हो। और उसमें देखना चाहिए जो प्रयोग करते हैं उसमें सबसे बेटर फसल बीज हो जिसमें तेल की मात्रा हो, जो उत्पादन अधिक करे। और समय पर खाद भी देना चाहिए। और जो आपने बताया जैसे कि यूरिया, नाइट्रोजन, सल्फर, बोरोन वगैरह सभी समय पर देनी चाहिए जिससे उत्पादन दुगना हो सके। और भी कोई छात्रा जो बताना चाहेगी कि इसका सही उत्तर क्या है, सही जवाब क्या है? अगर कोई बताना चाहे तो हाथ खड़ा कर सकता है। तो किसान प्रयास कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो किसान भाई लगातार कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए एक और बुजुर्ग किसान जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, खड़े हो जाइए, अपना नाम बताइए और जवाब दीजिए। मेरा नाम बसंत राम शर्मा का मुरवारा का रहने वाला हूँ। एक तो सब दक्षिण से और पूर्व की जो तरफ जो है बुवाई करनी चाहिए, एक थाई यूरिया का जो है स्प्रे करनी चाहिए, इससे पैदावार बढ़ती है। तो देखिए लगातार कोशिश यहाँ किसान कर रहे हैं, छात्रों ने भी की है, लेकिन किसका सही जवाब है ये विशेषज्ञ ही तय करेंगे। हम विशेषज्ञों पर ही ये छोड़ते हैं और सही जानकारी भी वो देंगे। सवाल था कि सरसों की बुआई विधि क्या होनी चाहिए जिससे उत्पादन दुगना हो जाए। बुआई की विधि बताना था। तो बुआई की विधियाँ कितनी होती है, पहले तो ये पता होना चाहिए कौन कौन सी विधियाँ हैं। छिड़काव से भी करते हैं, पंक्ति से भी करते हैं, और आजकल एक पौध रोपण का भी आविष्कार हुआ है। आप सरसों की पौध भी लगा सकते हैं। वो हमारे यहाँ प्रयोग हुए हैं और काफ़ी सफल प्रयोग रहे हैं। तो इसमें जैसे अगर हम अच्छी पैदावार लेना चाहें तो पंक्ति से पंक्ति में बुआई करें, लाइन से लाइन में। और इसके लिए आजकल बहुत सारी सीड ड्रिल हैं जिनमें बीज और खाद आप दोनों एक साथ बुआई कर सकते हैं। तो उसमें लाइन से लाइन में बुआई करें आप सरसों की। और दूसरा, कितनी पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी हो और पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए। पौधे से पौधा 15 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन 30 या 45 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर अगर आपकी जो किस्म वैरायटी आपने ली है वो छोटी बढ़ने वाली है, ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है, तो आप 30 सेंटीमीटर रख सकते हैं। अगर ज़्यादा बढ़ने वाली वैरायटी है तो आपको 45 सेंटीमीटर रखना होगा। उससे क्या होगा कि पौधों की संख्या उतनी ही होगी जितना उस खेत को चाहिए, जितना आपकी उनको समुचित पानी मिल जाए, समुचित प्रकाश मिल जाए और हवा भी पास हो जाए। जैसे वीरेश भाई ने बताया कि आपको उत्तर से दक्षिण दिशा में पंक्ति की वो डायरेक्शन रखनी है, दिशा रखनी है, तो उससे क्या हवा गुजर जाती है, प्रकाश अच्छा मिलता है, तो पैदावार अच्छी बैठती है। तो इसका सही जवाब वीरेश भाई ने दिया और पूरा अच्छा जवाब दिया आपने। आइए वीरेश जी, आइए, आपको एक बार फिर से यहाँ सम्मानित किया जाएगा। जोरदार तालियां बजा दीजिए वीरेश जी के लिए, बार बार सही जवाब दे रहे हैं, इनाम के हकदार बन रहे हैं किसान प्रश्न मंच पर। जोरदार तालियां बजाइए एक बार फिर से। तो सवाल जवाब का सिलसिला लगातार आगे बढ़ाते हुए किसानों से एक और सवाल यहां आपसे पूछेंगे और इस सवाल का सही जवाब देने वालों को आप जानते हैं कि यहां सम्मान दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। तो सरसों की फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, ये सवाल है, और इसका सही जवाब अगर आप देते हैं तो आपको यहां सम्मान दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा, और ये तय करेंगे विशेषज्ञ। तो देखिए हाथ उठने लगे हैं, किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। आते हैं इन्हीं युवा किसानों के पास, और देखिए पीछे भी किसानों ने हाथ उठाए हैं, इसलिए इस बार पीछे से ही शुरुआत करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या वाकई वो इसका सही जवाब जानते हैं या नहीं। तो देखिए यहाँ किसान हैं, आइए अपना नाम बताइए और उसके बाद इसका जवाब दीजिए। देवी सिंह मेरा नाम है, बलारा गांव है और नदवे तहसील है। इसमें दोमट मिट्टी होनी चाहिए। कौन से प्रकार की, कितनी प्रकार की मिट्टी का इस्तेमाल होता है? ये कई प्रकार की हूँ, काली, दोमट। ठीक है, बैठिए। और भी कोई किसान या छात्र बताना चाहेगा, उनसे भी समझेंगे, और इसका सही जवाब देने वालों को आप जानते हैं कि यहाँ सम्मान दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ भी जो पहली पंक्ति है वहाँ भी किसान बैठे हुए हैं और वो भी इसका जवाब देना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र करई, और सरसों की बुवाई के लिए क्षारीय मिट्टी का। ठीक है, और भी कोई किसान जो जवाब देना चाहता है, और यहाँ आपसे भी जानेंगे। मेरा नाम वीरेश वगोरे है और गांव टांडा से हूँ। सरसों काली और चिकनी मिट्टी में ज़्यादा होती है। क्यों चिकनी मिट्टी में? क्योंकि चिकनी मिट्टी में जल अवशोषण की क्षमता ज़्यादा रहती है, उसमें जो पानी है वो काफ़ी समय तक ठहरता रहता है। तो देखिए किसान कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं इसका जवाब देने की। और भी कोई छात्र किसान, तो देखिए छात्र भी लगातार कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, तो छात्रों के पास भी आएंगे और उनसे भी जानेंगे कि वो आखिर क्या जानते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है बलुई दोमट मृदा, क्योंकि जो सरसों होती है क्षारीयता को सहन कर सकती है, अम्लता को एसेन से मतलब अम्लीयता होती है उसको सहन नहीं कर सकती, अम्लीय मृदा को। जो बलुई दोमट मृदा होती है वो क्षारीयता प्रदर्शित करती है।
तो देखिए और भी छात्र जो जवाब देना चाहते हैं। सरसों की खेती नॉर्मल भूरी मृदा से लेकर बलुई मृदा तक की जाती है, लेकिन सर्वाधिक उपयोगी होती है दोमट बलुई मृदा होती है, जिसमें क्षारीयता होती है, जिससे हल्की क्षारीयता को सरसों की फसल सहन कर सकती है, लेकिन अम्लता को नहीं कर पाती, इसलिए दोमट मृदा सर्वाधिक। तो देखिए कौन सही जवाब दे पाया है, कौन नहीं दे पाया है, ये तय करेंगे विशेषज्ञ, और विशेषज्ञ हमारे साथ इस कार्यक्रम में लगातार बने हुए हैं। किसान भाइयों, सरसों की फसल, सरसों ऐसी फसल है जो आप किसी भी उसमें ले सकते हो, लेकिन सबसे उपयुक्त मिट्टी के बारे में बताना था। और जैसे 3 प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से सरसों में जहाँ आप लगा सकते हो, बलुई दोमट, दोमट और काली दोमट, जिसको चिकनी दोमट भी बोलते हैं, आप काली बोला आपने। तो आंसर करीब करीब सभी के सही थे, लेकिन वो जो पीछे वाले बुजुर्ग किसान थे उन्होंने पहले दोमट बताया था। दोमट सभी प्रकार में आता है तो सही आंसर सम्मान उन्हीं को देना चाहिए। तो जोरदार तालियां बजा दीजिए। लगातार पीछे से प्रयास कर रहे थे और प्रयास इस बार कामयाब हुआ, क्योंकि वो लगातार कोशिश कर रहे थे सही जवाब दे पाएं, और इसीलिए उनको सही जवाब देने के लिए इनाम का हकदार बनाया गया। तो देखिए, आइए जोरदार तालियां बजाइए। पिछली पंक्ति में बैठकर लगातार प्रयास कर रहे थे और इस बार इनका प्रयास कामयाब हुआ। बैठिए, बहुत शुक्रिया। तो आज किसान प्रश्न मंच पर रवि की प्रमुख फसल सरसों के बारे में हमने जानकारी साझा की और तमाम किसान भाइयों ने उसके जवाब दिए, और उनका भी बहुत शुक्रिया। विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े, विशेषज्ञों के लिए जोरदार तालियां बजाइए, और अपने लिए भी एक बार जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।